से पहले रुक कर लेते हैं केरल के सबरीमाला मंदिर का, जहां पर ख्वातीन के दाखिले का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज उस वक्त पुलिस कमिश्नर दफ्तर के बाहर हंगामा हो गया जब बिंदु नामी खातून के चेहरे पर अयप्पा हामियों ने मिर्ची पाउडर से हमला बोल दिया। पहले भी मंदिर में जा चुके खातून कारकुन बिंदु पुलिस से हिफाजत के लिए वहां पर पहुंची थी, लेकिन पहले से वहां पर मौजूद अकीदतमंदों ने उस पर हमला बोल दिया। हालांकि केरल के वजीर कड़कमपल्ली सुरेंद्रन ने पहले ही कहा था कि अगर कोई खातून सबरीमाला तक जाने के लिए पुलिस हिफाजत चाहती है तो उसे कोर्ट का हुक्म लाना होगा। और इसी बीच रियासती बीजेपी मुजाहरे पर उतर आई है। खातून एक्टिविस्ट के मंदिर में दाखिले की कोशिश पर नाराजगी का इजहार करते हुए पार्टी कारकुनान कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मुजाहिरीन तिरुपति देसाई समेत दीगर खातून कारकुनान के केरल पहुंचने की खबर से नाराज नजर आए। इस मौके पर उन्होंने बिंदु के दोबारा से मंदिर जाने की कोशिशों को सियासी अमल करार दिया। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि ये सब कुछ आरएसएस के इशारे पर हो रहा है। रियासत में मजहबी तनाज़ा फैलाकर बीजेपी का फायदा पहुंचाना चाहती हैं। If my information is correct, that activity has come to Sabarimala last year also. She is repeating the same drama. I do not know the background of that lady who is supposed to be an activist. My information is that she is coming all the way from Nagpur, and she had connected with the Nagpur headquarters of RSS. And my first request to the government and the authorities is this: that the background of that lady, her history is to be inquired into, number one. And what is the intention of her coming to Kerala? And what is the reason why she is here? Last year also she came here to create problem. And we all know it for certain that she came here with mala fide intention. This time also she is repeating the same drama. Government is to come out and they should make their stand very clear. इसी बीच महाराष्ट्र की तिरुपति देसाई सबरीमाला मंदिर जाने पर अड़ी हुई है। उनका कहना है कि आइन डे के दिन वो ख्वातीन के हक को हासिल करना चाहती है। केरल के वजीर के कोर्ट के हुक्म के मामले में देसाई ने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके हक में है तो उन्हें औरतों को रोकने का हुक्मनामा दिखाना पड़ेगा। वाज़ेह रहे कि पिछले साल भी तिरुपति देसाई केरल आई थी, जिसे लेकर जमकर हंगामा हुआ था। दरगाह में ख्वातीन के दाखिले को लेकर चर्चा में आए तिरुपति देसाई इंतजामिया के बदले रवैये से मजबूर नजर आ रही है। सबरीमाला मंदिर मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फिलहाल अकीदत भारी पड़ती नजर आ रही है। और उधर शिवसेना एनसीपी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए फडणवीस ने कहा कि 3 पहियों वाली ये सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती। कि आज ये 3 पार्टियां एकत्रित आकर सरकार बनाने का जो विचार कर रही है, मुझे ऐसा लगता है ये सरकार अपने बोझ तले दबेगी, क्योंकि ये 3 पहियों की ऐसी गाड़ी है जिसका कोई भी पहिया एक दिशा में नहीं चल सकता। तीनों पहिए 3 दिशाओं में चलेंगे और महाराष्ट्र जैसा अगड़ा राज्य, इसकी क्या परिस्थिति होगी इसके बारे में मैं कह नहीं सकता। उधर देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो अपना इस्तीफा सौंपने के लिए गवर्नर के पास जा रहे हैं और वहां जाकर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। पवार इन्होंने हमको समर्थन देने की चर्चा की और उन्होंने कहा कि हम समर्थन देकर सरकार बनाना चाहते हैं, और उनके समर्थन से हमने महाराष्ट्र में सरकार बनाई। किंतु कल जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से फ्लोर टेस्ट करनी है, ऐसे समय आज श्री अजीत दादा पवार इन्होंने मुझसे मिलकर कहा कि वे इस सरकार में बने नहीं रह सकते और उन्होंने हमको इस्तीफा दिया। तो उनके इस्तीफा देने से अब बहुमत के लिए जितने विधायक चाहिए उतने भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम इस्तीफा देंगे। और उस दृष्टि से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं स्वयं माननीय राज्यपाल जी के पास जाने वाला हूं और इस्तीफा देने वाला हूं।
पार्लियामेंट में एक जानिब जहां यौम आइन का जश्न मनाया जा रहा था, तो वहीं बाहर अपोजिशन लीडरान सोनिया गांधी की क़यादत में मोदी हुकूमत के अमल को आइन के मुखालिफ बता रहे थे। रिपोर्ट देखिए। आइन के खास दिन जब पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका इजलास चल रहा था, ठीक उसी वक्त ऐवान के बाहर अपोजिशन जमात के लीडरान हुकूमत पर आइन के साथ खिलवाड़ का इल्जाम लगा रहे थे। तकरीब में पहुंची कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने इस खास दिन को डिग्निटी और यूनिटी के तौर पर याद किया, तो साबिक पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह आइन पर चलने की अपील करते नजर आए। Assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, this Constitution. It is not a disservice to the Constitution. It's a reminder to everyone that the constitutional norms are being violated by the present establishment, right and left. Well, I hope all parties in the country will abide by the constitutional norms. That's my prayer. आज के खास दिन पर अपोजिशन के मुख्तलिफ रवैये पर हुक्मरान जमात ने नाराजगी का इजहार किया। बीजेपी अरकान ने कहा कि जिसे जो भी कहना है वो ऐवान में आए, यहाँ सभी को मौका हासिल है, जबकि कांग्रेस ने इस तकरीब को बेमानी बताया। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आज का जो इवेंट है उसमें विपक्ष को कहीं जगह ही नहीं दी गई है, विपक्ष कहीं है ही नहीं सरकार के सामने। अब इसे छोड़ो यार। देखिए, अपोजिशन का तो विरोध करना अधिकार है, लेकिन संविधान दिवस की पावन तिथि पर हम सबको एक और करे संविधान का सम्मान करना चाहिए। ये हमारा संविधान हमारा आधुनिक स्मृति शास्त्र कहा जाता है। अपोजिशन जमात एक के बाद एक रियासतों में गवर्नर के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाकर हुकूमत साजी पर नाराजगी जताती नजर आई। हालांकि इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां उस वक्त की हुक्मरान जमातों ने भी तकरीबन इसी अमल को अंजाम दिया था। ऐसे में ज्यादा जिम्मेदारी आवाम की बनती है कि वो जमहूरी ताकत का सही इस्तेमाल करें, ताकि सियासतदान किसी गलत फैसले पर जाने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर हों। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए बढ़ते आगे। कर्नाटक में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात से पहले तीनों ही जमातें अपनी अपनी कामयाबी के दावे कर रही है। 12 सीटें जीतने का दावा करने वाले साबिक एमपी सिद्धरामैया ने इसे बीजेपी के खिलाफ अवामी नाराजगी बताई। कांग्रेस लीडर ने कहा कि अगर पार्टी सभी 15 सीटें जीत भी ले तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने किसी भी तरह के खतरे से साफ इनकार कर दिया है। पार्टी लीडर मुरलीधर राव ने ज्यादा सीटें जीतने का दावा करते हुए कहा कि येदियुरप्पा हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, जबकि साबिक सीएम एचडी कुमारस्वामी पहले ही चौंकाने वाले नताइज देने का दावा कर चुके हैं। वाज़ेह रहे कि ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे के बाद येदियुरप्पा हुकूमत को अक्सरियत बनाए रखने के लिए 6 और एमएलए की जरूरत पड़ेगी और इसलिए 15 असेंबली सीटों में बीजेपी को 6 सीटें जीतना बेहद जरूरी हो जाता है। तेलंगाना ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। रोडवेज मुलाजिम 50 दिन बाद भी अपने मुजाहरे पर अड़े हुए हैं, जबकि रियासती हुकूमत अब उनके साथ तल्ख रवैया अपनाने लगी है, जिसे देखते हुए मुलाजमीन की औरतें एहतजाज की कमान संभाल रही है। पुलिस एम्प्लॉय टकराव में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू हो गई है। हालांकि हाईकोर्ट रियासती हुकूमत के रवैये पर सवाल उठा चुका है, लेकिन चंद्रशेखर राव हुकूमत किसी तरह की नरमी बरतने को तैयार नहीं है। इससे पहले रियासत की अपोजिशन जमातों ने केसीआर हुकूमत के फैसले की मुखालफत करते हुए वो नजर आई थी और जिसने रोडवेज मुलाजिमों की हर लड़ाई में उनके साथ रहने का वादा भी किया। इसके बावजूद भी इसका मसला हल होता नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मुनाकिद आलमी बॉडी बिल्डर मुकाबले में जलगांव के एक गरीब घर से ताल्लुक रखने वाले सलमान शेख ने चौथा मकाम हासिल किया है। उसकी यह कामयाबी इसलिए अहम है क्योंकि उसने ना तो पेशवराना तरबियत हासिल की और ना ही उसके पास आलमी मुकाबलों में शिरकत करने के लायक कोई जराए थे। आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। देखी है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया, ऑस्ट्रेलिया से। महाराष्ट्र के जलगांव के एक गरीब कुनबे से ताल्लुक रखने वाले सलमान शेख ने औरंगाबाद में 4 रोजा इंटरनेशनल IFBB डायमंड फिजिक 2019 में चौथा मकाम हासिल किया है। इस मुकाबले में 45 बैरून ममालिक के बॉडी बिल्डर्स ने शिरकत की थी। मुकाबले में महाराष्ट्र के सलमान ने चौथा मकाम हासिल करके अपने गांव के साथ साथ मुल्क का नाम भी रोशन किया। सलमान शेख की कामयाबी पर पूरे जिले से तमाम सियासी और सामाजिक तंजीमों की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है।
मकामी लोगों की जानिब से ढोल बाजे के साथ सलमान का इस्तकबाल किया गया। 65 kg का कैटेगरी था, तो उसमें 45 कंट्री के बॉडी बिल्डर ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें मैं अकेला महाराष्ट्र का बॉडी बिल्डर था। और जो मुझे 4 नंबर का मुकाम मिला, तो मेरी फैमिली, फ्रेंड और जितने भी दोस्त साहिबाब हैं, उन लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह मैं आगे भी, अभी जो चाइना में कंपटीशन आने वाला है मिस्टर एशिया, वहाँ पर भी इसी तरह जीत का तोहफा दूंगा मैं पूरे भारतवासियों को। इंशाल्लाह बस आप दुआ कीजिए कि मैं इसी तरह कामयाबी हासिल करता रहूँ। सलमान ने ये साबित कर दिया है कि अगर आप में काबिलियत और हिम्मत है तो वसाइल हासिल ना होना कोई मायने नहीं रखता। सलमान शेख अब चाइना में होने वाले एशिया कप की तैयारियों में मसरूफ हैं और उन्हें उम्मीद है कि मुकाबला जीतकर वो अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। जी सलाम के लिए जलगांव से आसिफ शेख के साथ साजिद खान की रिपोर्ट।